नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। झारखंड में दूसरे दिन भी ईडी की कार्रवाई लगातार जारी है और आज ईडी ने रांची में कई नए ठिकानों पर भी छापेमारी की है और कई काले धन के कुबेरों पर भी एक बार फिर शिकंजा कसा है। ये रिपोर्ट देखिए। एक लाख, 5 लाख, 10 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़। गिनते गिनते अफसरों के पसीने छूट गए, मशीनें खराब हो गईं, पर नोटों का पहाड़ बढ़ता ही चला गया। मानो ईडी के अधिकारियों ने कुबेर का खजाना ही खोल दिया है। 500 के नोट के बंडल की तस्वीरें जब सामने आई तो देखने वालों ने दांतों तले उंगलियां दबा ली। सबके मन में सवाल यही कि आखिर 35 करोड़ रुपए किसके हैं। पड़ोस में झारखंड में नोटों के पहाड़ मिल रहे हैं, नोटों के पहाड़। लोगों का चोरी किया माल पकड़ रहा है मोदी वहां। रांची के 5 ठिकानों पर दूसरे दिन भी ईडी का छापा जारी रहा। इसी दौरान डोरंडा से काले धन का एक और कुबेर ईडी के शिकंजे में आ गया। ठेकेदार राजीव सिंह के घर से ईडी को नोटों का अंबार मिला। मौके से करोड़ों की रकम बरामद की गई। कहा जा रहा है कि ठेकेदार राजीव सिंह का मंत्री आलमगीर आलम के ओएसडी संजीव लाल से तार जुड़े हैं। सूत्रों के मुताबिक ठेकेदार राजीव ने ही ओएसडी संजीव लाल को 10 करोड़ रुपए कैश दिए थे। राजीव कुमार सिंह जो शख्स है, जो कॉन्ट्रैक्टर हैं, उनका 10 करोड़ रुपया बकायदा पहले उसमें दिया गया था। यानी कि जो गिरफ्तार आरोपी हैं संजीव लाल, जो एक मंत्री के ओएसडी रह चुके हैं, उनको उन्होंने यानी राजीव कुमार सिंह ने 10 करोड़ रुपए दिए थे। लेकिन वो 10 करोड़ क्यों दिए थे, किस वजह से दिए थे, ये मामला भी अब तफ्तीश का होगा। ताबड़तोड़ कार्रवाई के बीच ग्रामीण विकास विभाग के कई अधिकारी अब ईडी की रडार पर हैं। विभाग के इंजीनियर राजकुमार उरांव के घर पर भी ईडी की टीम ने छापेमारी की और दस्तावेजों को खंगाला। ये जो घर हम आपको दिखा रहे हैं, ये राजकुमार उरांव का घर है, जो कि ग्रामीण विकास विभाग में इंजीनियर के पद पर पदस्थापित हैं और इनके यहाँ भी ईडी की टीम पहुंची है और फिलहाल तमाम चीज़ों को खंगालने का कार्य किया जा रहा है। बता दें कि ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री के ओएसडी संजीव लाल की गिरफ्तारी और उनके यहाँ पर हुई छापेमारी के बाद कई अहम जानकारियां ईडी को मिली हैं। पैसे की जो लेन देन की जानकारी हो या फिर जो विभाग में भ्रष्टाचार फैला है उसकी जानकारी हो। तमाम कार्रवाइयों के बीच मंत्री आलमगीर आलम के ओएसडी संजीव लाल और उसके सहायक जहांगीर को गिरफ्तार कर लिया गया है। पीएमएलए कोर्ट ने ईडी को दोनों ही आरोपियों की 6 दिनों की रिमांड दे दी है। रिमांड अवधि बुधवार से शुरू होगी। ईडी ने सोमवार को मंत्री आलमगीर आलम के ओएसडी संजीव लाल और सहायक जहांगीर आलम के आवास से ही 35 करोड़ से ज्यादा की कैश बरामद की थी। संजीव लाल के करीबी बिल्डर मुन्ना सिंह के ठिकाने से भी 3 करोड़ बरामद हुए थे। झारखंड को भले ही गरीब राज्य कहा जाता है, पर यहाँ भ्रष्ट धन कुबेरों की कोई कमी नहीं। ऐसे धन कुबेर जो जनता की गाढ़ी कमाई पर सेंधमारी करते हैं। कोई सत्ता का इस्तेमाल करता है तो कोई पावर का। सवाल ये कि इन भ्रष्टाचारियों का किंग पिन कौन है। दिल्ली से शंकर आनंद के साथ रांची से ओम प्रकाश, न्यूज़ 18। वहीं जहांगीर आलम के घर से ईडी को मिले कागजात के बाद प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन को पत्र लिखा है। उन्होंने सीएम से मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। आपको बता दें कि ईडी को कार्रवाई के दौरान जहांगीर आलम के आवास से ट्रांसफर पोस्टिंग की पैरवी से जुड़ा लिस्ट मिला था। साथ ही कुछ गोपनीय दस्तावेज भी मिले थे, जिसको लेकर बाबूलाल मरांडी ने सीएम को पत्र लिखकर लिखा है। पत्र से नोटों के बंडल का जिक्र भी किया है। तो बाबूलाल मरांडी ने सीएम से मांग की है और चलिए अब आपको पूरी जानकारी दे देते हैं कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने सीएम को पत्र लिखकर क्या कहा है। बाबूलाल मरांडी ने लिखा है कि एक तो भ्रष्टाचार करना और दूसरी ओर गोपनीय पत्र नौकर के आवास में नोटों के बंडल में मिलना बहुत ही गंभीर मामला है। आखिर ये गोपनीय पत्र मंत्री के निजी सचिव के आवास में कैसे पहुंचा, इसमें किस पदाधिकारी की भूमिका है, जांच कराना बहुत अनिवार्य है। साथ ही इस पत्र के संज्ञान पर भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई होनी थी, उन्हें बचाया गया और इस षड्यंत्र में किसकी किसकी भूमिका है, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है।
झारखंड की जनता को इसे जानने का अधिकार है। मैं चाहूंगा कि आप बिना देर किए इस गंभीर मामले पर केस दर्ज करते हुए पूरे मामले पर सीबीआई की जांच कराने के आदेश दें, वरना ये माना जाएगा कि भ्रष्टाचार के इस गंभीर मामले में आप चुप रहें और ये सब कुछ देखते रहें। और राज्य में ईडी की छापेमारी में मिले नोटों के अंबार पर सियासत बेहद तेज हो गई है। बीजेपी और सीपीआई ने झारखंड सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए। और गरीबी की दुहाई देता है लोग। गरीब का इस तरह शोषण करके पैसा इकट्ठा करके भ्रष्टाचार को इतना बढ़ावा दिया, झारखंड माने लूटखंड बन गया। 50 करोड़ रुपया एक नौकर के यहाँ मिलता। यदि आलमगीर के यहाँ रेड हो जाता तो शायद ये 1000-1500 करोड़ हो जाता। इधर चुनाव हो रहा है और इनके पीए के पास 40 करोड़ रुपया निकलना यह दर्शाता है कि झारखंड में लूट का बाजार गर्म है। चाहे किसी भी विभाग में जाइए, वहाँ केवल लूट ही लूट है। जो पैसा मिले हैं उसमें कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट आलमगीर आलम का वो पैसा हो सकता है। कोई भी सफाई दे इसमें, चाहे वो आलमगीर आलम सफाई दे, चाहे वो उनके अध्यक्ष राजेश ठाकुर सफाई दे। सफाई देने से काम नहीं चलेगा। हम चाहते हैं कि नैतिकता के आधार पर आलमगीर आलम को इस्तीफा देना चाहिए। वहीं झारखंड में लोकसभा चुनाव की तारीखें जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे वैसे सियासत तेज होने लगी है। जमशेदपुर से बीजेपी उम्मीदवार विद्युत वरण महतो और जेएमएम उम्मीदवार समीर महंती के बीच जुबानी जंग छिड़ गई है। कार्यकर्ता जो है लोगों के बीच में रहता है। इतना बड़ा कोरोना काल में भारतीय जनता पार्टी छोड़ के कोई लोग एक भी पार्टी के कार्यकर्ता को आपको नजर नहीं आता। इसीलिए जनता के बीच में रहने वाला पार्टी है, जनता का हित में काम करने वाला पार्टी है। वो तो 10 साल से घूम रहे हैं संसदीय क्षेत्र में, और उनका जो घोषणा वो भी बहुत पहले हो गया। हमको लगता है 1 महीना पहले हो गया। हमको तो मामूली दिन, हमको तो 2020 खेलना ही है और खेलेंगे। वहीं चुनाव से पहले सभी उम्मीदवार जनता के बीच जा रहे हैं और उनसे अपने पक्ष में वोट करने की अपील कर रहे हैं। पलामू से आरजेडी उम्मीदवार ममता भुइयां के समर्थन में आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष चुनाव प्रचार प्रसार कर रहे हैं। संजय सिंह यादव ने हुसैनाबाद के कई गांव का दौरा किया और ममता भुइयां के पक्ष में वोट करने की अपील की है। में भी राजनीतिक दल के लोग अलग अलग इलाके में दौरा कर रहे हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूं हुसैनाबाद इलाके में, हुसैनाबाद के कबरा गांव में, जहां पे खुद आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सिंह यादव जी यहां पे हैं और एक चुनावी दौरा में यहां पे हैं। अपने प्रत्याशी जो पलामू सीट से जो राजद प्रत्याशी ममता भुइयां हैं उनको लेकर के चुनावी दौरे में हैं। अरे यहीं नहीं, बिहार में भी आप देख लीजिए, एक एक सीट, फर्स्ट फेज, सेकेंड फेज, थर्ड फेज का भी वही रेशियो चल रहा है यहाँ से लेकर यूपी तक। बोलना तो चुनाव में कोई थोड़े बोलता है कि हम चुनाव हार रहे हैं। वो काउंटिंग, जिस दिन काउंटिंग में जाएगा उस समय भी नहीं बोलेगा कि हम हार रहे हैं। जी बहुत अच्छा स्थिति है। ममता दीदी जीत रही हैं और उनको यहाँ मैके है और मैके से इतना उनको वोट मिलेगा। बहुत महिला से मिल रहे हैं लेकिन उनको बहुत वोट मिल रहा है। जाहिर तौर पे देख सकते हैं कि इस चुनावी माहौल में सबके अपने अपने दावे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि 13 मई को जो मतदान होगा उसका जो आने वाला परिणाम जो 4 जून को होगा उसमें क्या सामने आता है। नीलकमल, न्यूज़ 18 पलामू। वहीं भवनाथपुर में इंडिया अलायंस के चुनावी कार्यालय का उद्घाटन किया गया और इस दौरान आरजेडी और जेएमएम के कई नेता मौजूद रहे। संजय यादव की जीत का दावा करते हुए कहा कि इस बार ममता भुइयां के रिकॉर्ड जीत होगी। लहर चल रहा है और लहर ऐसा चल रहा है कि ये गर्मी का शीतलहरी भी इस लहर से भाग रहा है। इस बार निश्चित रूप से परिवर्तन का लहर है। बिहार चल रहा है लालटेन का। इंडिया गठबंधन की उम्मीदवार ममता भुइयां जी किसी भी कीमत पर
इस बार चुनाव जीत रही हैं। वहीं कोडरमा लोकसभा चुनाव और गांडेय विधानसभा उपचुनाव के उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह दे दिए गए हैं। नाम वापसी के बाद कोडरमा से 15 उम्मीदवार मैदान में हैं और इनमें से 7 निर्दलीय उम्मीदवार हैं। गांडेय उपचुनाव में 11 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिसमें से 7 निर्दलीय उम्मीदवार हैं। 17 कैंडिडेट्स वैलिडली नॉमिनेटेड थे, उनको सही पाया गया था और आज नेम विड्रॉवल की आखिरी तिथि थी, जिसमें कि 2 कैंडिडेट के द्वारा नेम विड्रॉ किया गया और इस तरह से कुल 15 कैंडिडेट्स 5 कोडरमा पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए फाइनलाइज हुए हैं। और राजमहल से लोबिन हेम्ब्रम के निर्दलीय चुनाव लड़ने से जेएमएम की मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ गई है। जेएमएम प्रवक्ता मनोज पांडे ने जानकारी दी कि पार्टी ने संज्ञान ले लिया है, आने वाले वक्त में विचार विमर्श किया जाएगा। हमारे विधायक हैं, अनुभवी विधायक हैं, पुराने विधायक हैं, परंतु कहीं न कहीं दिग्भ्रमित हैं। पार्टी लाइन से अलग हटकर उन्होंने निर्णय लिया है। निश्चित तौर पर पार्टी के संज्ञान में आया है मामला और इस पर कार्रवाई पार्टी के संविधान के अनुसार। बढ़ते आगे, लोहरदगा में प्रशासन ने होम वोटिंग की शुरुआत कर दी और इसके तहत असहाय दिव्यांग वोटरों को घर से ही वोट डालने की सुविधा दी जाएगी। इसके लिए एक टीम का गठन होगा, जिसमें पर्यवेक्षक, बीएलओ, सेक्टर ऑफिसर और पुलिस पदाधिकारी शामिल हैं। तरफ से दिया गया था कि घर से घर जाके आपको वोट कराना है। जो 80-85 साल से ऊपर के हैं उनका, और जो विकलांग हैं उनके लिए। ये हम लोग 2 तारीख से चालू किए, 7 तारीख तक चलेगा अभी मई में। और हम लोग पास में जो लिस्ट आया था उसके अनुसार हम लोग आज पूरा कर लिए हैं। और इसी बीच लोहरदगा से आपको बहुत बड़ी खबर बताएं। मुस्लिम युवक ने पत्नी की हत्या की। 5 साल पहले प्रेम विवाह किया था। आदिवासी युवती की हत्या से हड़कंप मच गया है। गला घोंटकर उसने अपनी ही पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। नवाडी गांव की ये पूरी घटना बताई जा रही है। बड़ी खबर लोहरदगा से आपको बता रहे हैं। मुस्लिम युवक ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। आपको बता दें कि 5 साल पहले इन दोनों का प्रेम विवाह हुआ था और किसी वजह से इस व्यक्ति ने अपनी ही पत्नी का गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। फांसी लगा के नहीं मरे, लोग फांसी वाला रस्सी लोग टांग दिया था और उसका नीचे ड्राम रखल था और ये लोग रात के दोनों सारा भाटू ये लोग इसका गला दाब के मरवा है लोग। इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ लोहरदगा संवाददाता आकाश साहू हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। आकाश, ये बताइए कि क्या वजह रही, क्या इस बाबत कोई जानकारी है और कब ये घटना घटी, पूरी जानकारी दें। जी, इसको लेकर बताया जा रहा है कि जो युवती थी वो आदिवासी समाज से लोहरा जात की थी और जो युवक थे वो मुस्लिम समाज से आते थे। दोनों में प्रेम संबंध था। पिछले 5 साल से प्रेम विवाह करके ये लोग साथ में रहते हैं। इनके 1-1.5 साल की बच्चा भी है। अचानक पिछले 2 साल से मुस्लिम युवक एक और शादी को लेकर बात कहीं चल रहा था, जिसे लेकर विवाद उत्पन्न हुई और विवाद लगातार होते रहता था। और पिछले परसों के बात है जब युवक द्वारा युवती को गला घोंटकर हत्या कर दी गई, जिसके बाद साक्ष्य छुपाने को लेकर कब्रिस्तान तक युवती के शव को लेकर दफनाने के लिए ले जाया गया, लेकिन पुलिस को किसी ने खबर कर दी और सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दी। वहीं जब परिजनों को इसकी जानकारी हुई तो युवती के जो पिता थे उन्होंने किस्को थाना में आवेदन देकर लिखित शिकायत की और हत्या का मामला दर्ज कराया। वहीं पुलिस हत्या के मामला दर्ज कर जो आरोपी युवक है उसे गिरफ्तार कर लिया है। बहुत बहुत शुक्रिया आकाश, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लोहरदगा से, जहां आदिवासी युवती की हत्या से इलाके में हड़कंप मच गया है। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने चाईबासा, लोहरदगा, गुमला में ताबड़तोड़ चुनावी सभाएं की है। बीजेपी पर जोरदार हमला बोलते हुए गठबंधन के उम्मीदवारों के लिए वोट की मांग की है। दलितों की, पिछड़ों की, गरीबों की आवाज है और बीजेपी इस आवाज को चुप करना चाहते हैं। इस कॉन्स्टिट्यूशन को, इस संविधान को फाड़ कर फेंकना चाहते हैं। ये हम आपके लिए करना चाह रहे हैं। यहाँ पे झारखंड में आपकी मांग है, सरना कोर्ट की मांग है, उसको हम इंप्लीमेंट आपके लिए करते हैं। ये पहला चुनाव है जहां
इंडिया गठबंधन संविधान की रक्षा कर रहा है, इस किताब की रक्षा कर रहा है, और बीजेपी संविधान पर आक्रमण कर रहे हैं। ये झूठ बोल के यहाँ सब जुमला बात बोल के आज यहाँ से चल गया है, इसीलिए आज हम बताने आया है। आप लोग को हम बताएंगे, आपकी सरकार आज सरकार। वहीं वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने के लिए निर्वाचन आयोग ने कमर कस ली है। तरह तरह के अभियान चलाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है और इसी कड़ी में निर्वाचन आयोग शाम 6 बजे से लेकर 8 बजे तक सोशल मीडिया कैंपेन चलाने जा रहा है, जिसका हैशटैग होगा मैं भी इलेक्शन एम्बेसडर। कोशिश ये है कि सोशल मीडिया कैंपेन में ज्यादा से ज्यादा लोग हिस्सा लें और मतदान प्रतिशत को बढ़ाया जा सके। उसी के लिए एक बड़ा सोशल मीडिया कैंपेन का प्लान करके हुए पूरा झारखंड में सभी जगह पर तैयार किया जा रहा है। उसमें मैं भी इलेक्शन एम्बेसडर करके उसी का वो सोशल मीडिया कैंप 6 से 8 बजे से आपका माध्यम से सभी वोटर से अनुरोध है, आप भी इलेक्शन का एम्बेसडर है, इसलिए आप भी उसी सोशल मीडिया कैंपेन में शामिल होकर आपका इलेक्शन से संबंधित कितना भी वीडियो है, कुछ आपका पास अगर कुछ मटेरियल भी होगा तो उसका पोस्ट कराइए। और यहाँ रुकते हैं, छोटे से ब्रेक के लिए खबरें लगातार जारी है।